नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द विश्लेषक में। जैसा कि आपको पता है कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी का पूरा जो टर्म था वो ख़त्म हो गया है और काफ़ी लोग बेसब्री से 11वीं जेपीएससी का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि अखबारों के माध्यम से हमें पता चल ही चुका है कि इस महीने के लास्ट तक हो सकता है कि जेपीएससी 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दे। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी के जो चेयरमैन हैं अमिताभ ठाकुर जी, वो 31 जुलाई को रिटायर हो रहे हैं। तो लोग कयास लगा रहे हैं कि वो अपने कार्यकाल में ही 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन निकाल करके जाएं, ताकि ये जो उपलब्धियां हैं वो उन्हीं के नाम रहे कि जैसा उन्होंने 7वीं से 10वीं जेपीएससी को सुपर फास्ट तरीके से करा करके कंप्लीट कराया और 11वीं जेपीएससी का नोटिफिकेशन भी निकाल दिया। जैसा कि आपको पता है कि जिस प्रकार की जो पूर्व धारणाएँ जेपीएससी के साथ जुड़ी हुई थी कि ये बहाली जो है 5 साल 10 साल तक लटकी रहती है, काफ़ी समय तक इसमें पेच फंसा रहता है, लोग कोर्ट के चक्कर काटते हैं और ये बहाली कंप्लीट नहीं होती। ऐसी सारी पूर्व धारणाओं पर चोट करते हुए जो 7वीं से 10वीं जेपीएससी को कंप्लीट कराया गया, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि जैसी चीज़ें चल रही थीं आगे वैसी नहीं चलेंगी और हो सकता है कि आने वाला जो 11वीं जेपीएससी है वो भी उसी प्रकार से सुपर फास्ट तरीके से कंप्लीट करा लिया जाए। जैसा कि आपने देखा कि पिछली जेपीएससी में तमाम पेच होने के बावजूद, बार बार केस होने के बावजूद भी प्रक्रिया धीमी नहीं हुई, नहीं रुकी और तेज़ी से बढ़ते हुए पूरी तरीके से वो जेपीएससी कंप्लीट हो गई। जाहिर सी बात है, आयोग पिछली गलतियों से सीखेगा और आगे इन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराएगा और जो आने वाली जेपीएससी है उसमें जो है इस प्रकार की समस्याओं का सामना देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है कि पिछली जेपीएससी से भी ज़्यादा फास्ट तरीके से आने वाली जेपीएससी को कंप्लीट कराया जाए। खैर, ये सारी चीज़ें उन चर्चाओं का विषय हैं कि किस प्रकार से उसकी जेपीएससी की कार्यप्रणाली है। खैर, एज ए स्टूडेंट हमें इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि अगर इसी महीने के लास्ट में जेपीएससी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है, तो जो अन्य सूत्रों से पता चल रहा है कि अगस्त या सितंबर के माह में आपको प्रीलिम्स एग्ज़ाम देने का मौका मिल सकता है। तो जो लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन आएगा उसके बाद हम तैयारी स्टार्ट करेंगे, उन्हें चेत जाना चाहिए कि जैसे पिछले जेपीएससी में उन्होंने देखा कि जब कट ऑफ 131 चली गई, 130 चली गई थी पहले रिज़ल्ट में जनरल की, तो सारे लोग चौंक रहे थे कि इतना ज़्यादा हाई कैसे चला गया। इसके पीछे की कई वजहें थी, जिसमें से कुछ वजहों पे मैं डिस्कशन करना चाहूँगा और वो इसलिए करना चाहूँगा जिससे कि आप लोगों को सीख मिल सके। हम लोग पिछली जेपीएससी को छठी जेपीएससी के साथ कंपेयर कर रहे थे, जिसमें दोनों में आसमान ज़मीन का फ़र्क था। इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि छठी जेपीएससी के मुकाबले 7th जेपीएससी का जो पेपर था उसका लेवल थोड़ा हाई था, करंट अफेयर्स अनप्रेडिक्टेबल थे। लेकिन फिर भी अगर आप अन्य पैरामीटर्स को देखेंगे तो जिस छठी जेपीएससी के साथ हम 7वीं जेपीएससी को कंपेयर कर रहे थे, छठी जेपीएससी में जैसा कि आपको पता है कि लगभग 70 से 75 हज़ार लोग ही एग्जामिनेशन में अपीयर हुए थे, जहां पर सीटों की संख्या 332 थी। वहीं 7वीं जेपीएससी में जहां 5.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने फॉर्म भरे थे, जिसमें 3.5 लाख के आसपास लोगों ने एग्ज़ाम में अपीयर हुए और सीटों की संख्या भी काफ़ी कम थी और दोनों जेपीएससी के बीच में लगभग 5 साल का गैप आपने देखा। इन 5 सालों में बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। जैसा कि आपको भी पता है कि अब हर स्टूडेंट्स के हाथ में स्मार्टफ़ोन है, जिसमें इंटरनेट फ्रीली अवेलेबल है और तैयारी का लेवल भी काफ़ी ऊपर जा रहा है कि जितने ज़्यादा मार्केट में जॉब क्रंचेस हैं और कोरोना के टाइम में जो प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग जॉब कर रहे थे, वो लोग अपनी जॉब सिक्योरिटी को लेकर के गवर्नमेंट की ओर जो है मुड़े, तो जाहिर सी बात है इन सेक्टर्स में कंपटीशन बढ़ा। जहाँ पर लोग पहले एक एवरेज कट ऑफ क्लियर करने के हिसाब से पढ़ रहे थे, आज वहाँ लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, अगर आप एसएससी जैसे एग्ज़ाम को कम देखें तो वहाँ पे पढ़ाई ऐसी हो रही है कि आपको तो सारे क्वेश्चन सही करने ही हैं, लेकिन कौन कितने कम समय में सही करेगा, यहाँ पे इस चीज़ की कंपटीशन चल रही है। मार्क्स की कंपटीशन धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। तो कंपटीशन का लेवल का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं और इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं होगी कि अगर आपको आने वाली जेपीएससी में अगर 140 कट ऑफ देखने के लिए मिल जाए। खैर, उतना जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी पीसीएस एग्ज़ाम में 70 to 75% से ऊपर अगर कट ऑफ जाने लगे तो जाहिर सी बात है या तो एग्ज़ामिनेशन में कुछ प्रॉब्लम हो रही है कंडक्ट कराने में, या फिर आपने क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ज़्यादा ईजी कर दिया है। तो खैर, इन सारी चीज़ों पर अगर बात ना करते हुए अगर इस बात पे ध्यान दिया जाए कि हमें अपनी तैयारी कैसी रखनी चाहिए कि आने वाली 11वीं जेपीएससी का पीटीएम आसानी से निकाल लें, तो मैं आपको एक ही चीज़ बोल कर चलूँगा
कि आप अपनी तैयारी को ऐसे रखें कि अगर आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हों या फिर कुछ भी कोई सेट लगा रहे हों ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो आप मान करके चलिए कि अगर आप मिनिमम 70% स्कोर कर रहे हैं तो आप सेफ़ हैं। अगर आप 70% का टारगेट लेकर के चलेंगे, यानी दोनों पेपर मिला करके 140 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 140 मिनिमम, तब आप मान करके चलिए कि आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा। जिस प्रकार की र्यूमर्स हमारे सामने आ रही हैं, लग रहा है कि 11वीं जेपीएससी में पिछले जेपीएससी के मुकाबले जो सीटें हैं वो काफ़ी कम रहेंगी। खैर ये सारे तो र्यूमर्स हैं और उम्मीद है कि कुछ दिनों में इनके सामने से पर्दा हट जाएगा। खैर सरकार के ऊपर भी प्रेशर है, कर्मचारियों की भी कमी है, और जिस प्रकार से देश में अभी रोज़गार को लेकर के उपद्रव और आंदोलन चल रहे हैं, जाहिर सी बात है झारखंड सरकार को इसे समझना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी निकाल करके युवाओं को राहत देनी चाहिए। खैर ये सारी बातें तो हो गई। अब बात करते हैं पिछले जेपीएससी से हम क्या सीखते हैं और क्या हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए। तो इस संबंध में आप जैसे कि आपने जैसा देखा होगा कि झारखंड का एक स्पेशल पेपर आता है, और जो पेपर 1 होता है, जो जनरल स्टडीज़ 1 होता है, उसमें भी आपको 10 क्वेश्चन झारखंड के मिलेंगे। तो यानी कि अगर आप टोटल देखें तो 200 क्वेश्चंस में से 110 क्वेश्चन आपको झारखंड स्पेसिफिक मिलेंगे। जी हाँ, तो आपने सही देखा इस थंबनेल में कि मैं इसी चैनल पे आपको पूरे झारखंड का जो सिलेबस है, जो जेपीएससी का जो पूरा सिलेबस है, उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्लीट कराऊंगा। और आप उम्मीद करें कि आज रात से ही आपको वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। वीडियोस की रेगुलरिटी के बारे में मैं आपको कमिट नहीं कर सकता, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि एग्ज़ाम होने से काफ़ी पहले, यानी कि आज से अगर आप लगभग 1.5 या 2 महीने का समय माने, तो मैं पूरा झारखंड का स्टैटिक सिलेबस आपका कंप्लीट कराऊंगा। और साथ ही पूरा स्टैटिक कंप्लीट कराने के बाद झारखंड स्पेसिफिक जो करंट अफेयर है उसको भी कंप्लीट कराऊंगा। खैर ये सारी चीज़ें तो हो गई कि आपको क्या दिया जाएगा, और अगला पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि बदले में आपसे मुझे क्या चाहिए। आपसे मैं कोई फ़ी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, आपको ये पूरा इस चैनल पे कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको बस इतना करना है कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँगा तो उन सारे नोट्स को आपको अपने कॉपीज़ में करते जाने हैं। मैं कोई भी पैराग्राफ या कोई भी लंबा सेंटेंस टाइप का आपको नहीं पढ़ाऊँगा, आपको बस कीवर्ड्स बताऊँगा, छोटे छोटे चीज़ें बताऊँगा, और बाकी उसका जो बैकग्राउंड है वो आपको वॉइस से ही वोकली आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप क्या करेंगे कि जब आप नोट्स बनाएंगे तो वो काफ़ी छोटा नोट्स बनेगा। तो एक एडवाइस आपका ये रहेगा कि जहाँ पर आप इसे लिखेंगे उसमें पेज में एक बड़ा सा मार्जिन आप छोड़ दें, पेज को फोल्ड करके रखें, ताकि पूरा स्टैटिक कंप्लीट होने के बाद मैं जब झारखंड का करंट आपको कराऊं तो आप अपने हिसाब से उन सारे टॉपिक्स को चुन करके अपने स्टैटिक वाले पेज में जो आपने मार्जिन छोड़ा था आप उसे वहाँ पे अपडेट कर पाएँ। इससे क्या होगा कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर स्टैटिक और करंट की पूरी नॉलेज आपके पास आपके सामने होगी। तो इससे आपका रिवीजन काफ़ी स्मार्ट हो जाएगा, आप काफ़ी कम समय में रिवाइज़ कर पाएंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि जो पीछे की वीडियोस होती जाएंगी और वीकली मैं कोशिश करूँगा कि रिवीजन भी कर सकूँ। और दूसरी चीज़ रही कि ये एक तरह से आप इसको स्टडी ना माने, मैं इसे कम्युनिकेशन मानूंगा। मेरा और आपके बीच में एक तरह का संवाद रहेगा, जहाँ पे मैं इस जेपीएससी के सिलेबस और कंटेंट को लेकर के आपसे संवाद करूँगा। और संवाद का मतलब होता है सिर्फ एक तरफ का नहीं। तो जाहिर सी बात है आपके रिस्पॉन्सेज भी मुझे देने होंगे। तो आप अपने जितने भी डाउट्स होंगे आप उन्हें कमेंट्स में डालिएगा, और मैं कोशिश करूँगा कि हर डाउट्स का, हर कमेंट का रिस्पॉन्स करूँ। जिससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस होगा थोड़ा और बूस्ट होगा, और किसी भी टॉपिक को लेकर के कोई भी कन्फ्यूज़न होगा तो उसकी क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। अगर कोई ऐसी चीज़ें जो बहुत बड़ी छूट जाती है और कुछ गलती होती हैं तो आने वाली वीडियोज़ में सबसे पहले उन डाउट्स को मैं क्लैरिफाई करूँगा, उसके बाद आगे बढ़ूँगा। तो इतना ही मैं आपके साथ कहना चाहूँगा, और बाकी आप देख सकते हैं कि इस कोर्स के फ़ीचर्स क्या होंगे अगले स्लाइड में। सबसे बड़ी चीज़ है कि जो मैं आपको पढ़ाऊँगा वो कोई भी ऐसा नोट्स नहीं दूंगा जो कि बहुत बड़ा पैराग्राफ फॉर्म में हो। स्क्रीन पे ही हो सकता है कि आपको पीपीटी के फॉर्म में या फिर हैंड रिटन फॉर्म में ही आपको नोट्स मैं दूँ, जो कि मेरे खुद के सेल्फ प्रिपेयर नोट्स होंगे, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। उसमें आपको शॉर्ट पॉइंट्स ही मिलेंगे और क्रिस्प होंगे काफ़ी ज़्यादा। मतलब कि अगर कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको काफ़ी कम ही लेंथ में कंप्लीट करूँ। जैसा कि आप मानते हैं कि अगर नोट्स किसे कहते हैं, अगर आप पूरे कंटेंट को देखें तो उसका 1/3 ही आपका नोट्स होना चाहिए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि उससे भी छोटा हो, वो शॉर्ट हो, काफ़ी क्रिस्प हो, और सारे नोट्स आपके पॉइंट वाइज हों। इससे क्या होगा कि आप इजीली उसको रिवाइज़ कर पाएंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि ये जो भी पूरा कंटेंट होगा ये काफ़ी सीक्वेंस में होगा।
एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि आपने जेपीएससी के सिलेबस में देखा होगा कि जो लैंड रिलेटेड एक्ट्स हैं सीएनटी और एसपीटी के, अगर मैं स्टार्ट कर दूं वहीं से पढ़ाने के लिए, तो जैसा कि आपको पता है कि वो अपने आप में काफ़ी जटिल चैप्टर है, तो आपको वहाँ पे काफ़ी बोरियत महसूस होगी और पहली बार में चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो क्लास को शुरू करने से, पढ़ाई को शुरू करने से पहले हमें ऐसे टॉपिक को चुनना चाहिए जो काफ़ी ईजी हो, काफ़ी कम टाइम लगे और हमें आसानी से समझ में आ जाए। तो उससे क्या होगा कि हमारी कंटिन्यूटी जो है वो बनी रहती है और जो हम सब्जेक्ट से बोर नहीं होते और हमें पढ़ने में फिर मज़ा आता है। तो मैं उन टॉपिक्स को पहले चुनूँगा जो काफ़ी ईजी हैं, आसानी से समझ में आ जाए और जो जिनके कंटेंट काफ़ी कम है लेकिन एग्ज़ाम में जो उनके क्वेश्चंस की संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है। आपको पता है कि जेपीएससी के सिलेबस में हर चीज़ें डिफाइंड है कि किस पार्टिकुलर पोर्शन से कितना क्वेश्चन आएगा, तो उसी के हिसाब से मैं सीक्वेंस में आपको चैप्टर्स पढ़ाऊँगा, जो कि चैप्टर काफ़ी जो ईजी होंगे, जिनसे क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा होंगे, जिन्हें आपको रटना नहीं पड़ेगा और जो आप आसानी से समझ पाएंगे, उनसे मैं शुरू करूँगा और अंत में जो जटिल चैप्टर्स हैं जैसे सीएनटी एसपीटी टाइप के, उनको मैं कंप्लीट कराऊँगा। इससे क्या होगा कि आपका जो कभी जो टाइम है वो काफ़ी सेव होगा और ये जो नोट्स होंगे आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे। बाइलिंगुअल इन द सेंस जो मैं लिखूँगा, चूँकि मैं खुद भी इंग्लिश मीडियम का ही एस्पेरेंट हूँ, तो जो मैं लिखूँगा वो आपका इंग्लिश में रहेगा, लेकिन जो मैं उसके ऊपर वॉइस ओवर आपको दूंगा वो हिंदी में रहेगा। तो जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसे काफ़ी आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि मैं काफ़ी कोई लंबा इंग्लिश में स्टेटमेंट उन नोट्स में नहीं लिखूंगा जिससे कि आपको पढ़ने में कोई समस्या हो। सिर्फ कीवर्ड्स होंगे, पॉइंट्स होंगे जिन्हें आप देख करके समझ पाएंगे और जो मैं अपनी वॉइस ओवर उसमें करूँगा उससे आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि चीज़ों का कॉन्टेक्स्ट क्या है। आगे की पॉइंट ये है कि आपका डाउट रेजोल्यूशन जाहिर सी बात है करना ज़रूरी है, तभी ये टू वे कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट होगा। तो आप अपने डाउट्स कमेंट में डालिएगा। डिस्कशन भी मैं कोशिश करूँगा कि वीकली कर पाऊँ। जो भी अगर आपके बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे हैं तो मैं डिस्कशन करने की कोशिश करूँगा। और जो लास्ट पॉइंट है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि पूरे स्टैटिक को कंप्लीट करने के बाद मैं पूरे झारखंड का करंट अफेयर आपको अपडेट कराऊंगा, जिससे क्या होगा कि जो आपने स्टैटिक पढ़ा है उसके बगल में ही अगर आप करंट को अपडेट कर लेंगे तो आपका जो पूरा क्रिस्प नोट है वो रेडी हो जाएगा और उसे आप बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अगर मैं अपना पुराना एक्सपीरियंस बताऊं तो लास्ट जेपीएससी मैंने भी अटेम्प्ट किया था, जिसमें मेरा प्रीलिम्स आसानी से क्वालिफाई कर गया था। उसमें मेरी स्ट्रेटजी यही रही थी कि जब शुरू में ही नोटिफिकेशन आया था तो मैंने शुरुआत में ही पूरे झारखंड स्पेशल का नोट्स बना लिया था। चूँकि मैं झारखंड स्पेसिफिक एक एस्पायरेंट नहीं था, मैं झारखंड के एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहा था और मेरा पेपर 1 एक एवरेज लेवल से काफ़ी अच्छा ठीक था, तो मैंने पूरा टाइम अपने झारखंड को ही दिया और लगभग 1-1.5 महीने के अंदर मैंने पूरा झारखंड पढ़ के उसका नोट्स बना लिया। और जैसा कि आपको पता है कि बाद में एग्ज़ाम कोरोना के चलते पोस्टपोन हो गया था और 19 सितंबर को पेपर हुआ। तो उस पेपर से जब ये नोटिफिकेशन आ गया था कि 19 सितंबर को पेपर होने वाला है, तो उससे पहले ही मैंने अपने पुराने नोट्स को रिवाइज़ करना चालू किया और बस झारखंड स्पेसिफिक करंट अफेयर को देख लिया था। और जब मैं पेपर में गया तो आसानी से मैं पेपर करके आ गया और पेपर करके आने के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मुझे लग रहा था कि मेरा प्रीलिम्स जो है वो आसानी से क्लियर हो जाएगा। इसीलिए मैंने प्रीलिम्स के रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं किया और मेंस की आंसर राइटिंग शुरू कर दी थी। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि अगर आप प्रीलिम्स में एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर ले आते हैं, क्योंकि आप जानते हैं झारखंड इतना अनप्रेडिक्टेबल है कि ज़रूरी नहीं कि आपका पहला रिज़ल्ट आया तो आप सेकंड रिज़ल्ट में भी रहें। हो सकता है कि अगर इस बार गवर्नमेंट अमेंडमेंट ला करके अगर नोटिफिकेशन नहीं लाती है तो हो सकता है ये समस्या फिर आपको देखने मिले। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप अपना स्कोर इतना बनाकर ही चलो कि किसी प्रकार का रिवाइज रिज़ल्ट आए आपका नाम उस लिस्ट में हो, ताकि इससे एक फ़ायदा पता है क्या होता है कि अगर आप प्रीलिम्स निकाल रहे हो और आपका ये है कि मैंने 70% या उससे ऊपर अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपका प्रीलिम्स निकल रहा है। तो उससे क्या होगा कि बाकी लड़कों के मुकाबले आपको 1 महीने का एक्स्ट्रा टाइम मेंस के लिए मिल जाता है, जो कि बाकी लड़कों को नहीं मिल पाता, जो डाउट में रहते हैं कि मैं बाउंड्री लाइन में हूँ या मेरा कितना जाएगा क्या नहीं जाएगा। इस प्रकार के जो तरह तरह के यूट्यूब पे वीडियोस देखेंगे, दिन दिन भर कट ऑफ्स देखेंगे, उनके चक्कर में वो अपना समय ख़राब करते हैं, लेकिन आपका समय वो ख़राब नहीं होगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप स्मार्टली तरीके से पढ़ो। मैं आपको काफ़ी शॉर्ट और क्रिस्प टाइप से आपको जो भी है डिक्टेशन दूंगा, पढ़ाऊँगा। उन सारी चीज़ों को आप नोट्स करो जिसे आप आसानी से रिवाइज़ कर पाओगे, जिससे डेफिनेटली आप इजीली पूरी तरीके से स्कोर कर पाओगे, एक सम्मानजनक स्कोर जहाँ से आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए। और जब एक बहुत बड़ा चंक मैं अगर प्रीलिम्स का आपका ख़त्म कर लूँगा, तब आप लोगों के सामने मैं मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी एक एक क्वेश्चन आपको हर वीडियोज़ के बाद देता जाऊँगा। क्योंकि आप अगर
आपका अगर आपका लगता है कि आपने 70% से ऊपर आपने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया है, तो आप इस सिचुएशन में आ गए हो कि अब आपके पास टाइम है, आप सिर्फ रिवाइज़ करोगे अपने प्रीलिम्स का, और आपके पास बचा हुआ जो टाइम है उसमें अगर एक एक दो दो क्वेश्चन का भी आंसर राइटिंग करते चलोगे तो आप मेंस के लिए पहले से फैमिलियर रहोगे। तो जब आपका प्रीलिम्स आप दे लोगे तो आप कॉन्फिडेंट रहोगे कि आपका प्रीलिम्स तो निकल ही रहा है, और साथ में आप मेंस को लेकर के फैमिलियर भी हो, तो आप सीधे आंसर राइटिंग वहाँ से चालू कर दोगे। आप वेट नहीं करोगे कि आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आ रहा है, और आसानी से, चूँकि आप जान रहे हैं कि ये पूरा जो एग्ज़ाम है वो मेंस ओरिएंटेड ही होता है, इंटरव्यू भी 100 नंबर का ही है, तो आपका बहुत ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है इंटरव्यू पे मार्क्स। तो इसलिए पूरी तरीके से ये एग्ज़ाम आपके मेंस पे ही डिपेंड करता है। तो आप मेंस में कितना बेस्ट रहोगे उसी से आपका ये रिज़ल्ट बनेगा। तो जाहिर सी बात है आगे जा कर के 3 महीने ही सबको मेंस के लिए मिलने हैं, लेकिन अगर आप पहले से स्मार्टली तरीके से चलोगे तो आप उनसे काफ़ी एज लेकर के रहोगे। खैर, इतना ही बता कर के आप लोगों से मैं अब समय लेना चाहूँगा, और इतना ही कहना चाहूँगा कि इसके बदले में आप बस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वेट कीजिए, आपको जल्द ही आपका पहला वीडियो मिल जाएगा। और आप एश्योर्ड रहें कि आपका जो सिलेबस है वो एग्ज़ाम से काफ़ी पहले कंप्लीट हो जाएगा, ताकि आपको रिवीजन का भी पूरा समय मिल सके। धन्यवाद।